आपके क्षेत्र जो डिवाई के पास में नंगला खेड़ा पड़ता है वहां का रहने वाला हूं। और आप सोचिए कि हम भी ऐसे बैठे थे जैसे ये बच्चे बैठे हैं। हम लोग भी सुना करते थे और मन मन में ये सोचते थे कि हम भी पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, और हिसाब लगाते थे उंगलियों पर, क्योंकि उस समय ज्यादातर किसी को नहीं पता होता था कि 12वीं के बाद में क्या होता है। बस ऐसे हिसाब लगाते थे जैसे बाबूजी ने बोला था ना 16वीं, ऐसे हिसाब लगाते थे 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, ऐसे पढ़ेंगे हम भी। किसी के बारे में पता चलता था कि ये इंटर के बाद में 5 साल और पढ़े हैं तो हम 12 और 5 17 ऐसे जोड़ लेते थे। तो हम लोग भी सोचते थे उस समय, जब आप सब लोगों की जो बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं उसी समय हम भी सोचते थे। उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट किया आपके कुबेर इंटर कॉलेज से, यहीं से इंटर किया, और चेतराम हरियाणा इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की। उसके बाद में बेचारा आया, अब क्या करें, तो डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग से। फिर उसके बाद में बेचारा आया, जॉब की 3-4 महीने कि भाई अभी कम है। फिर उसके बाद में बीटेक करने चले गए, फिर बीटेक की, वो भी लगा थोड़ा सा कम है। फिर उसके बाद में एमटेक की, फिर लगा भाई यार अब तो ठीक है। फिर उसके बाद में हमको लगा थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए, फिर एक और एमटेक की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और एमटेक नहीं की। और आपको भी पता है कि हमारे समाज से, हमारे क्षेत्र से कितने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। शायद सपना देखते हैं कि शायद हम वहां तक पहुंचे, तो हम वहां पहुंचे भी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया, 96% वहां से प्राप्त किए। और उसके बाद जब अपने गांव में कोरोना के समय आए, जब देखा कि भाई गांव जिस हालत में छोड़कर गए थे उसी हालत में आज हमारे गांव में जो लोग हैं वह रह रहे हैं। जो काम पहले भी 10-20 साल पहले करते थे वही काम हमारे बुजुर्ग और हमारी जो पीढ़ी है वो भी खेतों में लगी हुई है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूं अधिकांशतः सभी लोग, आप लोगों ने अपने खेतों में ही काम किया है। आप लोगों ने खेत काटे होंगे, भुस्ता ढुलाई चल रही है, हमने भी काटे हैं, सब लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है यहाँ से। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूं कि कितने लोग हैं, वैसे मैं जाति का टिप्पणी नहीं करता लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं कि इस गांव में आपको पता है या तो लोधी है या जाटव है, सही बात है। अब मुझे बताइए, जो खेतों में कटाई कर रहे हैं वो दोनों कर रहे हैं। आप लोगों के अलावा तीसरा खेत में कभी आपने देखा कि कोई बनिए की बेटी या कोई महिला खेत में कटाई कर रही है? बताइए, आप हाथ उठा के बताइए, कर रही है? या कोई ब्राह्मण समाज से कोई ब्राह्मण एक लड़का भी किसी भी खेत में कटाई कर रहा है? कर रहा है? कोई हाथ बता के बताइए। कोई बेटी कर रही है? नहीं कर रही। और हम लोग आज से नहीं, हम लोग पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब भी यही काम करते थे, और जब आजाद हो गया तब भी हम अधिकांशतः यही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अब इसमें बदलाव कैसा हो? अब इसमें बदलाव कैसे हो? हम लोग सोचते हैं भाई बदलाव तो होना चाहिए ना। बाबा साहब ने भी यही सपना सोचा था जब हमारा देश आजाद हो रहा था सन 1947 में, तो बाबा साहब भी यही सपना देख रहे थे, और उन करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ में देख रहे थे जो उनका समाज था, जो शोषित समाज था, जो दबका हुआ समाज था, जो दलित समाज था, जो पिछड़ा समाज था, जो हमारा समाज है। वो भी सपना देख रहे थे कि इस समाज को भी, जो आजादी से पहले जो कभी कुर्सियों पर नहीं बैठता था, जो किसी का मैला उठाता था, तो उन्होंने भी, जो छुआछूत का शिकार था, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा देश बनेगा। और करोड़ों लोग सोच रहे थे आजादी के समय कि अब जब देश आजाद होगा तो एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसमें छुआछूत नहीं होगी। आप सोचिए कि एक तालाब में भी, अगर एक दलित समाज से अगर पानी पीने चला जाए, वो तालाब दूषित हो जाता है। आप सोच के देखिए कि दूषित हो जाता है, लेकिन उसी तालाब से यदि कोई कुत्ता पानी पी ले तो तालाब दूषित नहीं होगा। मतलब ये हमारे दलित पिछड़े समाज की हकीकत है
कि मतलब कुत्ता पानी पी सकता है लेकिन एक इंसान पानी नहीं पी सकता। और आपको याद हो, क्योंकि आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं। बाबा साहब ने डिग्रियां प्राप्त की, डिग्रियां और भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज हम उनकी डिग्री को प्राप्त नहीं कर रहे। उनकी डिग्री जो उन्होंने प्राप्त की उसके विषय से भी ज्यादा उन्होंने जो क्रांति की अपने लोगों के लिए, वो कुएं पर गए, तालाब पर गए, जब पानी पिलाना स्टार्ट किया तो मनुवादियों ने क्या किया, पुलिस का सहारा लेकर के, अंग्रेजों का सहारा लेकर के इन पर लठ बरसाए। ये हुआ या नहीं हुआ? आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो उनके चित्र के साथ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो आप देखेंगे उस समय बाबा साहब दो लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, या दो विचारधाराओं के खिलाफ लड़ रहे थे। एक अंग्रेज जो 250 वर्षों से इस भारत को गुलाम बनाए हुए थे, और एक वो लोग जो 3000 वर्ष से लोगों में छुआछूत और ये जाति पाति का बीज बोए हुए थे। उनके खिलाफ भी बाबा साहब लड़ रहे थे। आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं। आपने सोचा कि बाबा साहब ने दो लोगों को गुरु माना था, दो लोगों को, एक कबीरदास और एक ज्योतिबा राव फूले, जिनकी 11 अप्रैल को जयंती थी। ज्योतिबा राव फूले और उनकी पत्नी थी माता सावित्रीबाई फूले। आपको हैरानी होगी कि माता सावित्रीबाई फूले ने, आप देख रहे हैं ये बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, महिलाएं बैठी हैं, मैं बताता हूं आपको, 1851 में पहला स्कूल सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा राव फूले ने मिलकर के इन बच्चियों के लिए, इन महिलाओं के लिए खोला, तब आप आज पढ़ पा रहे हो। सोचिए, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, तो समानता की बात कहां से आएगी? और आज आपको लगता हो, क्योंकि आज कुछ इतिहास के पन्ने भी पलटे जाने चाहिए, क्योंकि जब आप इस वर्तमान का जो सुख भोग रहे हैं उसको भी त्यागना होगा, तब आप भविष्य में ये जो पौध बैठी हुई है तब ये और खुल करके जी सकती है। अभी हमें पूरी आजादी नहीं मिली। हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह से आजाद हैं, या हम आज कुर्सियों पर बैठे हैं या अपने तरीके से काम कर रहे हैं तो आजाद है। अभी आजाद नहीं। आजादी उस दिन होगी जब हमारे भारत को चलाने वाले 4 स्तंभ, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस और मीडिया, ये 4 स्तंभों पर पूरा भारत देश टिका हुआ है। इन्हीं पर भारत का संविधान टिका हुआ है। संविधान तो लिख दिया इनके शिल्पीकार बाबा साहब ने, और उन्होंने अधिकार भी दिए। और अधिकार क्या दिए कि आप यदि इसको पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, तो आप किसी भी जो 4 स्तंभ है उनमें आप जाकर के उसके स्तंभ की ताकत बन सकते हैं। आप कार्यपालिका में जाकर के IAS, PCS या जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेट्स, वो बन सकते हैं। दूसरा, आप पढ़ लिख करके प्रेस और मीडिया में जा सकते हैं। यदि आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, यदि आप बोलने वाले लोग हैं, तो आप MP, MLA भी बन सकते हैं। यदि आपकी आंखों में सपना है तो आप तैयारी कीजिए, LLB कीजिए, LLM कीजिए, और आप क्या बन सकते हैं? जज बन सकते हैं। लेकिन आज के हालात देखिए, अभी भी इन 4 स्तंभों में आपकी जो भागीदारी है, इस दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज की जो भागीदारी है, तो कितनी प्रतिशत है? आज आपके 33 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें अगर 5, जिसमें से OBC भी है, माइनॉरिटी भी है और SC भी है, ST तो एक भी नहीं, और बाकी छोड़ दिए जाए तो 28 वो सवर्ण लोगों के पास है। तो आपकी भागीदारी कहां हुआ? भागीदारी से कहते हैं ये जो 85% समाज है, यानी कि जिसकी संख्या 85 है, उसमें 33 जजों में कम से कम 20 होते तभी तो भागीदारी होती। यदि आपको लगता है कि हम उस भारत में रह रहे हैं तो टीवी खोल के देखिए। जब टीवी खोल करके कोई चैनल चलाइए, न्यूज चैनल, उस पर नाम पढ़िए। यदि आप 5वीं तक, हाई स्कूल तक, इंटर तक या BA BSc तक पढ़े हुए हैं तो उस पर नाम पढ़ते हुए देखिए। उस पर नाम क्या क्या आते हैं आप बताइए? आपके समाज के आते हैं क्या?
कोई एंकर बोलता है क्या? तो हमारी भागीदारी प्रेस और मीडिया में नहीं है। जब प्रेस और मीडिया में नहीं है तो यहां पर अगर कोई वारदात भी हो जाए तो आवाज उठाने वाला कोई नहीं। और टीवी मीडिया जो आपको दिखाती है दिन रात, हम उसी के एजेंडे में फंस जाते हैं। अगर यहां कोई वारदात हुई तो वो डिवाई की घटना दिखाएंगे और किला चौड़ेरा की यहां की घटना दब जाएगी, दम तोड़ देगी। तो हमें भागीदारी करनी है किसमें? प्रेस और मीडिया में। उसके बाद हमको एमपी एमएलए बनना है। आज ये समाज जो दलित, पिछड़ा और आदिवासी, जिसको मिला करके 85% समाज बनता है, जिसकी भागीदारी 85% है, लेकिन इसके समाज के नेता कितने हैं? हम लोग उस सरकार के लिए, उसके लिए बनेंगे और जब हम, जो कि बाबा साहब ने बोला था, 3 चीजें बोली थी और 3 चीजों से ज्यादा मैं भी अपनी बात नहीं रखूंगा। उन्होंने सिर्फ 3 बातें बोली थी। क्या बोली थी? शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। और वो 3 चीजें हमें क्या सिखाती है? क्या सिखाती है, कभी सोचा? शिक्षा हमें जागरूकता लाती है, हमें जागरूक करती है, हमें अपने अधिकारों के लिए। दूसरा, संगठित। संगठित हमें संगठन क्या सिखाता है? जब हम संगठित होंगे तो हमें शक्ति होगी, और शक्ति होगी। इतने लोग यहां पर बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं, यदि कोई घटना इस पूरे समाज के साथ इस गांव में हो जाए, इतने ही लोग चाहिए, सिर्फ इतने लोग चाहिए किसी थाने को भरने के लिए, और इतने लोग चाहिए किसी तहसील को भरने के लिए, अपने हक अधिकारों की आवाज को उठाने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए। अधिक लोग नहीं चाहिए। तो संगठन हमें शक्ति देता है। और तीसरा, संघर्ष। संघर्ष हमें सिखाता है कि हमारे जो अधिकार हैं, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उनको छीना जाता है, छीना। तो इतनी ताकत हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी कि हम अपने अधिकारों को छीन सके। आज पूरे डिवाई भर में मैं जगह जगह पर जा रहा हूं। आज सड़कें नीली हैं, आज नीले नीले झंडे दिखाई दे रहे हैं, नीली क्रांति आ रही है। लेकिन इसके साथ कहूंगा, क्रांति आती है विचारों से। और किसी को लगता है कि बाबा साहब कोई व्यक्ति थे जो दलित समाज में जन्मे थे, तो ये भूल है। दलित समाज में तो ये सैकड़ों बच्चे जन्म रहे हैं। इनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? जन्मदिन मनाया जाता है विचारधारा का, जन्मदिन मनाया जाता है विचार का। आज हम पिछड़े समाज के, लोधी समाज से हैं, लेकिन आपके बीच में कभी आपके बच्चे का जन्मदिन मनाने आए? कभी नहीं आए। आए? कभी नहीं आए। लेकिन जन्मदिन हम उस महापुरुष का, उस व्यक्ति का मनाने आए हैं जो व्यक्ति नहीं था, एक विचार था। और विचार ही नहीं था, वो एक क्रांति था। और उनकी मृत्यु के बारे में आप जानते हैं, उनकी ऐसे हालत में मृत्यु हुई कि आज तक ये नहीं तय कर पाए कि उनको अटैक आया था या क्या हुआ था। उनको अटैक आया था, क्या हुआ था, अभी लोगों को पता नहीं। क्योंकि यदि वो आने वाले 10 साल और जी जाते तो आज जो आपकी हकीकत है, आज तो देख रहे हैं, तो इसकी हकीकत अलग होती। आज हम जो एजेंडे सेट किए जाते हैं, जो टीवी पर चलाए जाते हैं, आपको बता दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है अब ये कार्यक्रम करना है। आपको बता दिया जाता है, एक सुफंगा छोड़ा जाता है कि पाखंडवाद की ये चीज अब आपको ये करनी होगी। आज आपको ये यहां पर लोटा चढ़ाना होगा, तो आप लाइन लगा के लगे हुए, अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। यानी कि आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपको तैयार किया जाता है। क्यों? उसके पीछे कारण है। आपको पाखंडवाद, अंधविश्वास और जो रूढ़िवादी है, ऐसी कुरीतियों में फंसा के रखा जाए, आप शिक्षित ना हो पाए। और जब आप शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो अपने हक अधिकारों को ना जान पाए, इसलिए आपको अलग अलग मुद्दे दिए जाते हैं, आपको आपस में लड़ाया जाता है। लड़ाया जाता है कि नहीं?
और आपस की तो बात छोड़ दीजिए, एक दूसरे को भाई से लड़ा दिया जाता है। हम सब लोग यहाँ के भारत के रहने वाले थे और सच में पूरी तरह से हम सभी जानते हैं कि हम ही मूल निवासी थे। हम ही यहाँ पर जो विदेशी आक्रांता है, जिसमें यूरेशिया से लोग आए और आज हम पर राज कर रहे हैं, अपनी बातों को मनवा रहे हैं, अपने झूठे ग्रंथों को हम लोगों पर थोप रहे हैं और हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं, उन्हीं का रट्टा मार रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, हमें जागरूक बनना है। जो बाबा साहब ने कहा था, हम लोगों को पढ़ना है। और आज आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया यहाँ पर, हम क्या दे सकते हैं आपको? एक विचार ही तो दे सकते हैं, और विचार ही आने वाले समय में क्रांति बनता है। और यहाँ पर इतने छोटे छोटे ये बच्चे बैठे हैं, आप लोगों में से किसको क्या पता कि आने वाला अंबेडकर आपके बीच में बैठा हो? क्या पता किसी को कि आने वाले समय में कोई सावित्रीबाई फुले आपके गांव से बने? आपको क्या पता कि कबीरदास आपके बीच में से कोई पैदा हो? और ये सब संभव है, और वो संभव है संविधान की ताकत से। और ये लोग उस संविधान की ताकत को भी मिटा देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने संसद के सामने भी इस संविधान की, बाबा साहब ने मनुस्मृति की प्रति जलाई थी। और मनुस्मृति की क्यों जलाई थी? क्योंकि उसमें लिखा हुआ था ये जो महिला है ये पढ़ नहीं सकती। ये जो सूत्र है, सूत्र जानते हैं, जिनको संविधान में कैटेगराइज किया गया, एक सूत्र और एक अतिसूत्र, जिनको अब एससी और एसटी कह देते हैं, पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो कब मिला? जब भारत का संविधान लागू हुआ। इसलिए बाबा साहब को माना जाता है कि उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए संघर्ष किया। इसलिए आज का जो दिन है, और मैं तो बड़ा खुश हूं, और एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग जागरूक हैं, क्योंकि आप अपने उन महापुरुषों को नहीं भूले। और ना जाने ऐसी कितनी कौमें हैं जो अपने महापुरुषों को भूल चुकी हैं। इसलिए जब तक हम इतिहास के पन्नों को नहीं पलटेंगे, और जब पन्ने पलटेंगे तो समझ में आएगा कि हमारी लड़ाई क्या है और आज हमें क्या होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, एक रोटी कम खाओ, एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। लेकिन हम हमारे कहां तक पढ़ाते हैं? इंटर। अब मैं आप लोगों से पूछ लूं, इतने लोग हैं, कितने यहां पर बच्चे हैं जो एलएलबी कर रहे हैं? बताइए, हाथ उठाइए। कितने बीएससी कर रहे हैं? हाथ उठाइए, बताइए। और कितने बीए कर रहे हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने बीटेक कर रहे हैं? कितने डिप्लोमा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो फिर क्या कर रहे हैं? खेत काट रहे हैं। फिर क्या करेंगे? खेत तो काटना ही पड़ेगा ना फिर। और जिनका मैंने कहा था कि वो समाज खेत क्यों नहीं काट रहा, वो इसलिए नहीं काट रहा है कि अपनी बेटी को, अपने बेटा को वो जानता है संविधान की ताकत। आप भूल गए हैं संविधान की ताकत। वो संविधान की ताकत जानता है, पढ़ाता है, लिखाता है, आईएएस पीसीएस बनाता है, डॉक्टर इंजीनियर बनाता है, एमएलए एमपी बनाता है, और आप लोगों से सिर्फ बटन दबाता है। तो जब वो जानता है, अपनी बेटियों को पढ़ाता है, आज हमारे जो बच्चे हैं वो अपना नाम तक नहीं बता पाएंगे माइक पर, उनको अवसर ही नहीं है कुछ बोलने का। तो हमें अपने बीच से बोलने वाले वक्ता भी तैयार करने हैं, जो दहाड़ सके इस सिस्टम के खिलाफ जो तुम पर लादा जा रहा है। तो आज बाबा साहब की, अंबेडकर की जयंती पर, और जबकि बाबूजी ने आज उनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताया, उस चीज को समझिए, उस समय सोचिए कितनी परेशानियों में, आज से अधिक परेशानियां थी तब वो पढ़े। आज तो हमारे सामने इतनी परेशानियां नहीं है। इसलिए सोचिए, इन बच्चों के बारे में सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भी ये बच्चे खेत काटते या इसी प्रकार सड़कों पर बैठे हुए दिखाई दे। इनमें बदलाव आए।
जो पाखंडवाद है, कुरीति है, ये शराब है, ये जुआ है, इनसे बाहर निकले। आज क्या कर रहे हैं हमारा समाज? शाम होते हुए आज ठेके बंद है, तो कितने लोग तो परेशान हैं। या तो उनको पता है, इतनी जानकारी होगी उन्होंने इंतजाम कर लिया होगा, और जिनका इंतजाम नहीं कर पाए होंगे तो तड़प रहे होंगे बिस्तर पर कि आज तो भाई इंतजाम नहीं हो पाया। कुछ तो इधर उधर सोए पड़े होंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है, जो दलित समाज में पैदा हुए थे। महापुरुष किसी भी समाज में पैदा हो सकता है। वो अगर सब लोग जानने लग जाएं, वो मूल निवासी समाज जो हमारे भारत में रहता था, उसमें ही पैदा हुए थे, और हम सब लोग एक थे। बस मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा एक कविता के माध्यम से। कि पहाड़ों से पीड़ा को अपना मीत बनाने आया हूं, दुर्दिन के हर आंसू का मैं गीत सुनाने आया हूं। सागर की बाहों में मैंने सोलों को पलते देखा है, और धर्म जात के नाम पर मैंने जिंदा मानव को जलते देखा है। राजनीति के नाम पर मैंने सम्मान को मिटते देखा है, संसद के आंगन में मैंने संविधान को जलते देखा है। जागो उठो बहुजनों, अब तो बहुजन जो 85% है। एक समय में माननीय कांसीराम कहते थे, पेन दिखा करके कि ये कैप निकाल करके ऐसे कहते थे। मास्टर कांसीराम कहते थे गांव गांव में जाकर के, वो कहते थे ये जानते हैं ये क्या है? ये कलम है। ये क्या है? ये कैप है। अगर मैं इसको फेंक भी दूं तब भी मैं लिख सकता हूं, इससे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, इससे चाहे जो कुछ कर सकता हूं। लेकिन यदि मैं इसको फेंक दूं, इसका मैं क्या कर सकता हूं? कभी देखा किसी ने ये खाली कैप को अपनी जेब में रखते हुए किसी को देखा है? किसी को नहीं देखा होगा। हो सकता है कैप गुम हो जाए, लेकिन आपने इस पेन को रखते हुए जरूर देखा होगा। तो ये 85% है, ये 85% है जो अपनी ताकत को भूल गया है, और ये 15% है। वो ऐसे बताते थे ये 15% है, और जेब में लगा लेते थे ऐसे कि क्या हुआ? 85 कहां है? जो दिखाई नहीं दे रहा है। 15 कहां है? ये राज कर रहा है ऊपर। इसकी ताकत को पहचानना होगा। तो उन्होंने कहा था कि जागो उठो बहुजनों, अब तो जागो उठो बहुजनों, अब तो कब तक बांटे जाओगे? साड़ी उतरेगी चौराहों पर, तुम सड़कों पर काटे जाओगे। ये तो हम पर निर्भर है, ये तो हम पर निर्भर है कि कैसी हम सरकार चुने, और कैसा हमारा राजा हो, और कैसी हम सरकार चुने। घनानंद सा तानाशाह चुने, घनानंद सा तानाशाह चुने, या अशोक महंत की तलवार चुने, या साकेत नगर का हत्यारा चुने, या फिर चंद्रगुप्त की तलवार चुने। और अंत में उन्होंने एक बात और कही थी कि भूखे प्यासे रहकर लड़े मरे जो। मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज जो भूल चुके हैं आप, कितने ऐसे हमारे महापुरुष थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहे हैं, आज हम भगत सिंह को याद करें, आज हम अवंतीबाई लोधी को याद करें, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दी। और ना जाने ऐसे कितने महापुरुष हुए जिनको इतिहास में जगह नहीं मिली। उनके लिए मैं 4 लाइनें पढ़ रहा हूं कि भूखे प्यासे रहकर लड़े मरे जो, वो कितनी मंजिल कितनी कोस चले, और कितने चले होश में रहकर, कितने बेहोश चले। है नहीं कर्तव्य हमारा हम मुट्ठी भर सम्मान करें, है नहीं कर्तव्य हमारा हम मुट्ठी भर सम्मान करें, और पथ पर इनके आगे बढ़कर नौछावर अपने प्राण करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।